मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल श्रीमान कप्तान सिंह जी, यहां के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी मेनका जी, श्री नड्डा जी, श्री रविशंकर जी, स्मृति ईरानी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारी हुई माधुरी दीक्षित जी और विशाल संख्या में आए हुए माताएं, बहनें और कुछ भाई, आज पानीपत की धरती पर हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की ओर कदम रख रहे हैं। ये अवसर किस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका लेखा जोखा करने के लिए नहीं है। गलती किसकी थी, गुनाह किसका था, ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। पानीपत की धरती पर ये अवसर हमारी जिम्मेवारियों का एहसास कराने के लिए है। सरकार हो, समाज हो, गांव हो, परिवार हो, मां बाप हो, हर किसी की एक सामूहिक जिम्मेवारी है। और जब तक एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयंकर संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, और मैं इस बात के लिए मेनका जी और उनके विभाग का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को पसंद किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि इस संकट को उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है। लेकिन ये कार्यक्रम भले पानीपत की धरती पर होता हो, ये कार्यक्रम भले हरियाणा में होता हो, लेकिन ये संदेश हिंदुस्तान के हर परिवार के लिए है, हर गांव के लिए है, हर राज्य के लिए है। क्या कभी हमने कल्पना की है
जिस प्रकार की समाज की अवस्था हम बना रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हाल क्या होगा। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता है। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो बहू भी पढ़ी लिखी मिले, ये अपेक्षा करना अपने आप के साथ अन्याय है। और इसलिए माइयों बहनों, मैं आज आपके बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आया हूं, एक दर्द लेकर के आया हूं। क्या कभी कल्पना की है हमने, जिस धरती पर मानवता का संदेश होता है, उसी धरती पर मां के गर्भ में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये पानीपत की धरती, ये उर्दू साहित्य के स्कॉलर अल्ताफ हुसैन हाली की धरती है। ये अल्ताफ हुसैन हाली इसी पानीपत की धरती से, इस शायर ने कहा था, मैं समझता हूं जिस हरियाणा में अल्ताफ हुसैन हाली जैसे शायर के शब्द हो, उस हरियाणा में आज बेटियों की हाल देख करके मन में पीड़ा होती है। हाली ने कहा था, उन्होंने कहा था, ए माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे। ये माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे हो। आप कल्पना कर सकते हो बेटियों के लिए कितनी ऊंची कल्पना ये पानीपत का शायर करता है। और हम बेटियों को जन्म देने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे यहां सदियों से जब बेटी का जन्म होता था तो शास्त्रों में आशीर्वाद देने की परंपरा थी। और हमारे शास्त्रों में बेटी को जो आशीर्वाद दिए जाते थे, वो आशीर्वाद आज भी हमें बेटियों की तरफ किस तरह देखना, उसके लिए हमें संस्कार देते हैं, दिशा देते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा था, जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे तो कहते थे, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत सीता कथालोके
तावत जीवेतु बालिका। हमारे शास्त्र कहते थे जब तक गंगा का नाम है, जब तक कुरुक्षेत्र की याद है, जब तक हिमालय है, जब तक कथाओं में सीता का नाम है, तब तक हे बालिका तुम्हारा जीवन अमर रहे, ये आशीर्वाद इस धरती पर दिए जाते थे। और उसी धरती पर बेटी को बेमौत मार दिया जाए, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उसके मूल में हमारी मानसिक दारिद्र्य जिम्मेवार है, हमारे मन की बीमारी जिम्मेवार है। और ये मन की बीमारी क्या है? हम बेटे को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये मानते हैं बेटी तो पराये घर जाने वाली है। यहां जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सबने ये अनुभव किया होगा। ये मानसिक दारिद्र्य की अनुभूति परिवार में होती है। मां खुद जब बच्चों को खाना परोसती है, खिचड़ी परोसी गई हो और घी डाल रही हो, तो बेटे को तो 2 चम्मच घी डालती है और बेटी को 1 चम्मच घी डालती है। और जब, मुझे माफ करना भाइयों बहनों, ये बीमारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये हमारे देश की मानसिक बीमारी का परिणाम है। और बेटी को, अगर बेटी कहे कि ना मम्मी मुझे भी 2 चम्मच दे दो, तो मां कहते से डरती नहीं है, बोल देती है अरे तुझे तो पराये घर जाना है, तुझे घी खा करके क्या करना है। ये कब तक हम ये अपने पराये की बात करते रहेंगे? और इसलिए हम सबका दायित्व है, हम समाज को जगाएं। कभी कभी जिस बहन के पेट में बच्ची होती है, वो कतई नहीं चाहती है कि उसकी बेटी का मार दिया जाए, लेकिन परिवार का दबाव, माहौल, घर का वातावरण उसे इस पाप करने के लिए भागीदार बना देता है, और वह मजबूर होती है, उस पर दबाव डाला जाता है, और उसी का नतीजा होता है कि बेटियों को मां के गर्भ में ही मार दी जाती है। हम किसी भी तरह से अपने आप को 21वीं सदी के नागरिक कहने के अधिकारी नहीं है। हम मानसिकता से 18वीं शताब्दी के नागरिक हैं। जिस 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी, बेटी का जन्म होते ही दूध के बड़े बर्तन के अंदर उसे डुबो दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। हम तो उनसे भी गए बीते हैं। वो तो पाप करते थे, गुनाह करते थे। बेटी जन्मती थी, आंखें खोल करके पल दो पल के लिए अपनी मां का चेहरा देख सकती थी। बेटी जन्मती थी, 2-4 सांस ले पाती थी। बेटी जन्मती थी, दुनिया का एहसास कर सकती थी। बाद में उस मानसिक बीमारी के लोग उसको दूध के बर्तन में डाल करके मार देते थे। हम तो उनसे भी गए बीते हैं। हम तो बेटी को मां का चेहरा भी नहीं देखने देते, 2 पल सांस भी नहीं लेने देते, इस दुनिया का एहसास भी नहीं होने देते, मां के गर्भ में ही उसे मार देते हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और हम संवेदनशील नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले
इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में हल्दाहेड़ी गांव में एक ट्यूबवेल में एक बच्चा गिर गया था। प्रिंस कश्यप, 10-15 साल हुए होंगे शायद। और सारे देश के टीवी वहां मौजूद थे, सेना आई थी एक बच्चे को बचाने के लिए, और पूरा हिंदुस्तान टीवी के सामने बैठ गया था। परिवारों में माताएं खाना नहीं पका रही थी। हर पल एक दूसरे को पूछते थे, क्या प्रिंस बच गया? क्या प्रिंस सलामत निकला ट्यूबवेल से? करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय हिंदुस्तान की सांसें रुक गई थी। एक प्रिंस, न वो केरल तमिलनाडु का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन देश की संवेदनाएं जग रही थी। उस बच्चे को जिंदा निकले, इसके लिए देश भर की माताएं बहनें दुआएं करती थी। मैं जरा पूछना चाहता हूं, एक प्रिंस, इसकी जिंदगी पर संकट आए हम बेचैन बन जाते हैं। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में आए दिन बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाए, लेकिन हमें पीड़ा तक नहीं होती है। तब सवाल उठता है, हमारी संवेदनाओं को क्या हुआ है? और इसलिए मैं आज आपके पास आया। हमें बेटियों को मारने का हक नहीं है, और ये सोच है बुढ़ापे में बेटा काम आता है। इससे बड़ी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर बुढ़ापे में बेटे काम आए होते तो पिछले 50 साल में जितने वृद्धाश्रम खुले हैं शायद उतने नहीं खुले होते। बेटों के घर में गाड़ियां हो, बंगले हो, लेकिन बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। और ऐसी बेटियों की भी घटनाएं हैं। अगर मां बाप की इकलौती बेटी है तो मेहनत करे, मजदूरी करे, नौकरी करे, बच्चों को ट्यूशन करे, लेकिन बूढ़े मां बाप को कभी भूखा नहीं रहने देती। ऐसी सैकड़ों बेटियां हैं। बाप से भी सेवा करने के लिए, मां बाप की सेवा करने के लिए अपने खुद के सपनों को चूर चूर कर देने वाली बेटियों की संख्या अनगिनत है। और सुखी बेटों के रहते हुए दुखी मां बाप की संख्या भी अनगिनत है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये सोच कि बेटा आपका बुढ़ापा संभालेगा, भूल जाइए। अगर आप अपने संतानों को समान रूप से संस्कारित करके बड़े करोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि बेटी तो पराये घर की है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, सचमुच में ये सही सोच है क्या? अरे बेटी के लिए तो आपका घर पराया होता है। जिस घर आप बेचते हो वो पल दल पल में आप उस घर को अपना बना लेती है। कभी पूछती नहीं है कि मुझे उस गांव में क्यों डाला, मुझे उस कुटुंब में क्यों डाल दिया। जो भी मिले उसको सर आंखों पर चढ़ा करके अपना जीवन वहां खपा देती है वो, और अपने मां बाप के संस्कारों को उजागर करती है। अच्छा होता है तो कहती है मेरी मां ने सिखाया है, अच्छा होता है तो कहती है मेरे मां बाप के, मेरे मायके के संस्कार के कारण मैं अच्छा कर रही हूं।
बेटी कहीं पर भी जाए वो हमेशा आपका गौरव बढ़े, उसी प्रकार का काम करती है। आप तो मुझे कल्पना कीजिए, आपने कभी सोचा है यही तो हरियाणा की धरती, जहां की एक बेटी कल्पना चावला, पूरा विश्व जिसके नाम पर गर्व करता है, जिस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, और ये बात देख लीजिए, अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती है। आज भी आपके हरियाणा के और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के 10th या 12th के रिजल्ट देख लीजिए, फर्स्ट 10 में से 6 या 7 तो बच्चियां होती हैं जीतने वाली, बेटों से ज्यादा नंबर लाती हैं। आप हिंदुस्तान का पूरा एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, टीचर्स में 70-75% महिलाएं शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। आप हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में 60% से ज्यादा शुश्रूषा के क्षेत्र में बहनें दिखाई दे रही हैं। अरे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई पुरुष से सीना तान करके न घूमे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ पुरुषों के कारण चला है। आज भी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि और पशुपालन, उसमें महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी है। वो भी खेतों में जाकर के उतनी ही मेहनत करती हैं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती हैं, और खेत में काम करने वाले मजदूरों को संभालने के काम भी वही महिला करती है। पश्चिम के लोग भले कहते हो, लेकिन हमारे देश में महिलाओं का सक्रिय कंट्रीब्यूशन रहता है, आर्थिक गतिविधि में रहता है। खेलकूद देख लीजिए, पिछले दिनों जितने गेम्स हुए हैं उसमें इनाम पाने वाले अगर लड़के हैं तो 50% इनाम पाने वाली लड़कियां हैं, गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां हैं। खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं है। और ये सामर्थ्य हमारी शक्ति में है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि हमें बेटे और बेटी में भेद करने की बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और एक बार हमारे मन में बेटा और बेटी के प्रति एक समानता का भाव होगा तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप रुक जाएगी। और ये बात, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, संवेदना चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए। मैं आज आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं, यह बात मेरे मन को छू गई। किसी काम के लिए जब कमिटमेंट होता है, एक दर्द होता है, तो इंसान कैसे कदम उठाता है। हमारे बीच माधुरी दीक्षित जी बैठी है, माधुरी नेने। उनकी माता जी आईसीयू में है, वो जिंदगी का जंग लड़ रही है, और बेटी पानीपत पहुंची है। और मां कहती है कि बेटी ये काम अच्छा है, तुम जरूर जाओ। वेदर इतना खराब होने के बावजूद भी
माधुरी जी अपनी बीमार मां को छोड़ करके आपकी बेटी बचाने के लिए आपके बीच आकर के बैठी है। और इसलिए मैं कहता हूं, एक कमिटमेंट चाहिए, एक जिम्मेवारी का एहसास चाहिए, और ये एक सामूहिक जिम्मेवारी में से आता है। गांव, पंचायत, परिवार, समाज के लोग, इन सब ने दायित्व निभाना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम इस असंतुलन को मिटा सकते हैं। ये रातों रात मिटने वाला नहीं है। करीब करीब 50 साल से ये पाप चला है। आने वाले कदाच 100 साल तक हमें जागरूक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद इस स्थिति को हम सुधार पाएंगे। और इसलिए मैंने कहा, आज का ये जो पानीपत की धरती पर हम संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प आने वाली सदियों तक पीढ़ियों की भलाई करने के लिए है। भाइयों बहनों, आज यहां भारत सरकार की एक और योजना का भी प्रारंभ हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है, और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके मां बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं, और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है, उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। उसका कभी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और बेटी जब 21 साल की होगी, पढ़ाई पूरी होगी या शादी करने जाती होगी, तो ये पैसा पूरा का पूरा उसके हाथ में आएगा, और वो कभी मां बाप के लिए बोझ महसूस नहीं होगी। मैं काशी के लोगों ने मुझे अपना एमपी बनाया है। वहां एक जयापर गांव है, जयापर गांव ने मुझे गोद लिया है, और वो जयापर गांव मेरी रखवाली करता है, मेरी चिंता करता है। जयपुर में गया था, मैंने उनको कहा था कि हमारे गांव में जब बेटी पैदा हो तो पूरे गांव का एक बड़ा महोत्सव होना चाहिए, आनंद उत्सव होना चाहिए। और मैंने प्रार्थना की थी कि बेटी पैदा हो तो 5 पेड़ बोने चाहिए। मुझे बाद में चिट्ठी आई, मेरे आने के कुछ 1 आध महीने के बाद वहां कोई एक बेटी जन्म का समाचार आया, तो पूरे गांव ने उत्सव मनाया, और उतना ही नहीं, सब लोगों ने जाकर के 5 पेड़ लगाए। मैं आपको भी कहता हूं, आप भी बेटी पैदा हो, 5 पेड़ लगाएंगे, बेटी भी बड़ी होगी, पेड़ भी बड़ा होगा, और जब शादी का समय आएगा उन 5 पेड़ बेच दोगे ना, तो भी उसकी शादी का खर्चा यूं ही निकल जाएगा। भाइयों बहनों, बड़ी सरलता से, समझदारी के साथ इस काम को हमने आगे बढ़ाना है, और इसलिए आज मैं हरियाणा की धरती, जहां ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई राज्य बाकी नहीं है कि जहां चुनौती नहीं है। और मैं जानता हूं, ये दयानंद सरस्वती के संस्कारों से पली हुई धरती है। एक बार हरियाणा के लोग ठान ले तो वे दुनिया को खड़ी करने की ताकत रखते हैं। मुझको बड़ा बनाने में हरियाणा का भी बहुत बड़ा रोल है।
मैं सालों तक आपके बीच रहा हूं, आपके प्यार को भली भांति मैं अनुभव करता हूं। आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बन के आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हम बेटियों को अपने परिवार का गर्व माने, राष्ट्र का सम्मान माने। आप देखिए, यह असंतुलन में से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख हैं जीवन की ऊंचाइयों को पाने का, उसके बिना कोई संभावना नहीं है। और इसलिए ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक जिम्मेवारी के साथ इस काम को निभाएं। मुझे बताया गया है कि हम सबको शपथ लेना है। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए और मैं एक शपथ बोलता हूं, मेरे साथ आप शपथ बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगा। मैं बेटी के जन्म पर खुश होकर सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए बेटी को सुशिक्षित करूंगा। मैं समाज में बेटी के प्रति भेदभाव खत्म करूंगा। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरे समाज में प्रसारित करूंगा। भाइयों बहनों, मैं डॉक्टरों से भी एक बात करना चाहता हूं। मैं डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं, क्या पैसे कमाने के लिए यही जगह बची है क्या? और ये पाप के पैसे आपको सुखी करेंगे क्या? अगर डॉक्टर का बेटा कंवारा रह गया और आगे चल करके शैतान बन गया तो डॉक्टर के पैसे किस काम आएंगे? मैं डॉक्टरों को पूछना चाहता हूं, क्या यह आपका दायित्व नहीं है? क्या आप इस पाप में भागीदार नहीं बनेंगे? डॉक्टरों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इस जिम्मेवारी है। आपको डॉक्टर बनाया है समाज ने, आपको पढ़ लिख करके तैयार किया है, गरीब के पैसों से पल करके बड़े हुए हैं। आपको पढ़ाया गया है
किसी की जिंदगी बचाने के लिए। आपको पढ़ाया गया है किसी की पीड़ा को मुक्ति करने के लिए। आपको बच्चियों को मारने के लिए शिक्षा नहीं दी गई है। अपने आप को झकझोरिए, 50 बार सोचिए। आपके हाथ निर्दोष बेटियों की हत्या के खून से रंगने नहीं चाहिए। जब शाम को खाना खाते हो तो उस थाली के सामने देखो, जिस मां ने, जिस पत्नी ने, जिस बहन ने वो खाना पकाया है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर वो भी किसी डॉक्टर के हाथ चढ़ गई होती तो आज आपकी थाली में खाना ना होता। आप भी सोचिए, कहीं उस मां, बेटी, बहन ने आपके लिए जो खाना पकाया है, कहीं आपके खून से रंगे हुए हाथ उस खाने की चपाती पर तो हाथ नहीं लगा रहे। जरा अपने आप को पूछिए मेरे डॉक्टर भाइयों बहनों, ये पाप समाज द्रोह है, ये पाप सदियों की गुनहगारी है। और इसलिए एक सामाजिक दायित्व के तहत, एक कर्तव्य के तहत, और सरकारें किसकी नहीं, ये दोषारोपण करने का वक्त नहीं है। हमारा काम है जहां से जग गए हैं जाग करके सही दिशा में चलना। मुझे विश्वास है पूरा देश इस संदेश को समझेगा। हम सब मिलकर के देश को भविष्य के संकट से बचाएंगे। और फिर एक बार मैं हरियाणा को इतने बड़े विशाल कार्यक्रम के लिए, और हरियाणा इस संदेश को उठा लेगा तो हिंदुस्तान तो हरियाणा के पीछे चल पड़ेगा। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा महिला एवं बाल विकास मंत्री हरियाणा श्रीमती कविता जैन से कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय श्रीमती मेनका